नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे इस शिक्षा पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों को समाजशास्त्र पढ़ाता हूं, जिससे संबंधित कुछ वीडियोज़ पहले ही हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप लोग वहां पर जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मित्रों, जो हम लोगों का आज का टॉपिक है, उसे हम लोग सोशलाइज़ेशन यानी कि सामाजिकरण के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को इतने बेहतर ढंग से डील करने वाले हैं कि आप लोगों को इसको वीडियो को पूरा देखने के बाद आगे चल के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या कहीं पर भी नहीं आएगी। अगर हम लोग बात करें कि सोशलाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, तो हम लोगों को जो डिफिनीशन मिलती है या जो डिफिनीशन हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, वो नॉर्मल सी जो डिफिनीशन ये है कि सोशलाइजेशन इज अ चेंज, ठीक है, विच एवरीवन हैज टू फॉलो। ठीक है, मतलब एक तरीके का ये चेंज है जिसे हर प्रत्येक व्यक्ति को फॉलो करना होता है अपनी लाइफ में, अपने अपने रोल के अनुसार। सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस वेयर बाई वन imbibes social values and behavioral patterns। अब हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक सोशलाइजेशन को एक बेहतर ढंग से, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि सोशलाइजेशन होता क्या है, सामाजिकरण होता क्या है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक पहला टर्म लिया है, एक पहली टर्मिनोलॉजी या एक पहला छोटा सा पॉइंट लिया है, जिसको हम लोग डिस्क्राइब करके सोशलाइजेशन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जो कि है शेयर्ड मीनिंग एंड वैल्यूज, जिसे हम लोगों ने एक जो इसका डिस्क्रिप्शन है एक पीपीटी के माध्यम से हमने आपको दिखाया है। द सोशलाइजेशन ऑफ द यंग मीन्स दैट दे लर्न टू अप्रिशिएट द शेयर्ड मीनिंग्स एंड वैल्यूज ऑफ द कल्चर एट लार्ज और टेक देम एंड दैट एज गाइड्स टू डायरेक्ट द बिहेवियर पैटर्न्स इन देयर होल लाइफ। जो किसी भी व्यक्ति का जो सामाजिकरण होता है, तो उसके बचपन के समय से ही स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आस-पास रह रहे लोगों से सारी चीज़ों को सीखता है, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उन सारी चीज़ों को सीखते हुए जब वो पार्टिकुलर ग्रुप में आता है, जब पार्टिकुलर स्टेज पर वो आता है, उन रोल्स को वो भी परफॉर्म करता है। यही एक तरीके की सोशलाइजेशन की साइकिल है जो पूरी लाइफ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है। तो सीधी सी बात जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है वो बिगिन करती है, स्टार्ट करती है मतलब बर्थ के समय, मतलब जन्म के समय। और इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिकॉज सोशल लर्निंग नेवर एंड्स, क्योंकि जो समाज के बारे में सीखना है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। हाउएवर चाइल्डहुड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अगर हम लोग बात करें बचपन की, तो अगर सोशलाइजेशन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है वो होती है बचपन की, जिस समय बच्चा अपने अंदर कई सारी नॉर्म्स को, कई सारे बिलीव्स को, कई सारे एटीट्यूड्स को अपनी फैमिली से सीखता है और उनको अपने दिमाग के अंदर बसाता है और आगे चल के उन्हीं चीज़ों का फॉलो करता है। Both consciously and unconsciously, they push the child in retain directions, disposing him to learn in a particular way. It is viewed by the sociologist as a continuous and a dynamic process that continues throughout the life and demands the resocialization at a different the stage of one's life। समाजशास्त्रियों का भी ये मानना है कि जो समाजीकरण है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति के पूरे जीवन में चलती ही रहती है, और वो जीवन के मतलब अलग-अलग स्टेज पे रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण की बात करती है। जो रीसोशलाइजेशन टर्म है उसे हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है रीसोशलाइजेशन, आपको इतना ही समझ
समझना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने शेयर्ड मीनिंग एंड वैल्यूज से जितनी भी चीजें हम लोग लिख सकते हैं, जो समझ सकते हैं समाजीकरण के बारे में, वो हम लोगों ने समझ ली। एक जो दूसरा हम लोगों ने पॉइंट लिया है वो है एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, शिक्षा और सामाजिकरण। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पहली बात तो ये कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी परिवार में जन्म लेता है तो फैमिली वाले तो उसको कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं, वैल्यूज की फॉर्म में, नॉर्म्स की फॉर्म में, बिलीव्स की फॉर्म में, एटीट्यूड्स के फॉर्म में, बिहेवियरल पैटर्न्स के फॉर्म में। ठीक है, प्रत्येक परिवार अपने अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाता अवश्य है, क्योंकि जो फैमिली है एक तरीके से प्राइमरी ग्रुप है जहां पर सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है किसी भी बच्चे का वो परिवार के साथ ही होता है। उसके बाद कोई भी बच्चा जाहिर सी बात है शिक्षा लेने के लिए विद्यालय जाता है, मतलब स्कूल में जाता है। वहां पर जो सोशलाइजिंग एजेंट होते हैं वो उसके चेंज हो जाते हैं। जो कि पहले जो एजेंट हुआ करते थे पेरेंट्स होते थे, जो फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे, जो कि कुछ समय के बाद बदल जाते हैं, वो शिक्षक के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। वो स्कूल जाता है, वहाँ पर कई सारी चीज़ों को सीखता है कि उसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, और वहाँ पर जो सोशलाइजिंग एजेंट होते हैं वो शिक्षक होते हैं। आगे चल कर के वो उसको सरवाइव करना होता है सोसाइटी में एक एक्टिव रोल के साथ, मतलब कि अपनी बिरादरी में, अपने खानदान में उसको एक मतलब स्टेटस प्रोवाइड करना होता है, एक स्टेटस अटेन करना होता है। तो उन सभी चीज़ों को पाने के लिए ही वो सारी जो बेस मिलता है उसको, जो अपने फैमिली से वो सीखता है, जो स्कूल से सीखता है, वो सारी चीजें उसको वहां पर देखने को मिलती हैं। एक छोटा सा डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले कोई बच्चा होता है वो कुछ चीजें अपने आप सीखता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फैमिली में वो रह रहा होता है वहां पर, वहां से लोगों से सीखता है। फिर वो आगे चल करके कॉलेज जाता है, वहां पर चीजें सीखता है। अगर वो किसी नए काम करता है, कोई बिजनेस करता है या कोई जॉब करता है, तो उस बिजनेस के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर कोई किसी शॉप का मैनेजर है तो वो किसी लेबर की तरीके से उसको काम नहीं करना होगा, इसलिए हर व्यक्ति का प्रत्येक स्टेज पर एक अलग कार्य होता है और उसको समझने के लिए ही सामाजिकरण की प्रक्रिया बनाई गई है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सोशलाइजेशन के नॉर्म्स एंड वैल्यूज के, कि सामाजिकरण के अंदर हम लोगों को कौन कौन से नॉर्म्स और कौन कौन सी वैल्यूज को सीखना होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने जो अपना पहला पॉइंट लिया है वो लिया है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कंफर्मिटी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज की। तो इमाइल डर्कहाइम जो कि एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने ये बताया है कि द कैटेगरीज ऑफ थॉट इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल्स डेवलप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सोशलाइजेशन। जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, उनकी जो कैटेगरी होती है, वो किसी की मनुष्य के दिमाग में जब समाजीकरण की प्रक्रिया चल रही होती है तो उसी प्रकार डेवलप होते हैं। सोशलाइजेशन में क्या होता है कि एक जनरेशन से नॉलेज दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होता है या ट्रांसमिट होता है। सोशल सॉलिडरिटी रिक्वायर्स कंफर्मिटी टू नॉर्म्स, रूल्स एंड वैल्यूज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सोसाइटी। अगर हम लोगों को समाज के अंदर सामाजिक एकता को बढ़ाना है तो हमें सारी चीज़ों का पालन करना होगा और उन चीज़ों के बारे में अवश्य पता होगा, जैसे कि नॉर्म्स, रूल्स एंड वैल्यूज, जो कि सोसाइटी ने डिस्क्राइब्ड कर रखे हैं पहले ही। जब कई सारे ग्रुप असेंबल होते हैं, रीइंफोर्स करते हैं वो सॉलिडिटी की फीलिंग को, ठीक है। जैसे कि शादी होती है, कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर लोग आते हैं, एक दूसरे का हाल लेते हैं, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और एक तरीके से वो लोग एक सॉलिडरिटी दिखाते हैं फैमिली की, मतलब एक परिवार की एकता को वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें रिपब्लिक डे की, इंडिपेंडेंस डे की, तो इस दिन सब लोग मिल करके अपने देश के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं और अपने देश के प्रति दी गई श्रद्धांजलियों, जो बड़े बड़े मतलब क्रांतिकारी नेता थे, जिन लोगों ने हमको, हमारे देश को आज़ाद कराया, उन सभी लोगों को हम लोग याद करते हैं। और इस चीज से हम लोग क्या करते हैं कि जो राष्ट्र है, जो भारत है, उसकी एकता को हम लोग दिखाते हैं।
ठीक है। जो इंडिविजुअल होता है वो सोशलाइजेशन की मदद से सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है। thus socialization brings about control by enabling the individual to know what to think and what not to think and what to do and what not to do। जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है ये एक तरीके से सामाजिक नियंत्रण को लाती है, क्योंकि ये इनेबल करती है किसी भी व्यक्ति को यह पहचानने में या सक्षम करती है किसी भी चीज़ को पहचानने में कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, किसी भी व्यक्ति को क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द सेंस ऑफ ग्रुप सॉलिडेरिटी, द इंडिविजुअल हैज़ द फियर ऑफ डिसअप्रूवल पनिशमेंट विच the society meets out for the various act of deviance from the normal course of conduct। एक तरफ तो बात हो गई मतलब सामाजिक एकता की, दूसरी तरफ बात होती है कि लोगों के अंदर एक डर सा भरा रहता है कि अगर वो लोग जो सोसाइटी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अगर उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उनको वहाँ से मतलब उनका बॉयकॉट हो जाएगा, उनका बहिष्कार होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखने को मिलता है जिनकी मदद से जो एक नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है समाजीकरण की प्रक्रिया के अंदर। दूसरा जो वर्ड आता है समाजीकरण की प्रक्रिया में वो है कन्फर्मिटी। समाजीकरण की प्रक्रिया के समय हम लोगों को सामाजिक जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करती हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति को उसको मतलब लागू होनी ही चाहिए और उसका पालन सबको करना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसका कन्फर्मेशन कर देते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। इन अदर वर्ड सोशलाइजेशन में नॉट बी एबल टू कमांड कंप्लीट कंफर्मिटी फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मैनी फैक्टर्स में इनकरेज द कॉन्फ्लिक्ट। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी डेवलप कर जाता है। कॉन्फ्लिक्ट का जो केस है वो आगे चल के हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसको आप लोग जब देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट का केस समझ जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग सोशलाइजेशन में कन्फर्मिटी की, तो शुरू से ही जब मतलब बच्चा जन्म लेता है तो शुरू से ही उसके जो कन्फर्मेशंस होते हैं रूल्स रेगुलेशंस के वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि पहले उनको उस नॉर्म्स को एक्सेप्ट करना होता है, कन्फर्म करना होता है जो वो अपनी फैमिली से सीखता है, उसके बाद जो अपने स्कूल में टीचर्स के द्वारा सीखता है, फिर वो जिन बच्चों के साथ खेलता है वहाँ पर सीखता है, ठीक है। इस कन्फर्मिटी में अगर जब आप लोग कोई बुक पढ़ेंगे या इग्नू के नोट्स वगैरह देखेंगे तो उसमें एक टर्म आता है दोस्तों, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि वो बच्चे जो गांव में रह रहे होते हैं और स्कूल की शिक्षा, जो शहर में बच्चे रह रहे होते हैं जो स्कूल में जाकर के शिक्षा लेते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, जो बच्चे गांव में रहते हैं जब वो उन शहरी बच्चों से चीज़ों में वंचित रह जाते हैं तो वो जो स्थिति बनती है वहाँ पर वो आपकी जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स के नाम से जानी जाती है। अब हम लोग बात करेंगे सोशलाइजेशन की, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस सोशलाइजेशन की। तो जो कॉन्शियस सोशलाइजेशन होता है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है जहाँ पर जो मतलब एम जो होता है सोशलाइजेशन की प्रक्रिया का वो पहले से ही मतलब पता हो। तो सोशलाइजिंग एजेंट्स हो उनको जब अपने एम को पहले से ही वो लोग निर्धारित करके किसी को सिखाते हैं तो ये कॉन्शियस सोशलाइजेशन कहलाता है। और जो इसका रिवर्स केस हमें देखने को मिलता है वो होता है अनकॉन्शियस सोशलाइजेशन का। सबसे पहले हम लोग देखें तो सामाजिकरण में जो स्थिति दिखती है वो आती है एक बच्चे से शुरुआत होती है, बच्चे के जीवन से। तो जो बच्चा होता है सबसे पहले एक परिवार में आता है, तो जो फैमिली और जो स्कूल होते हैं एक तरीके से कॉन्शियस सोशलाइजेशन के तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो पेरेंट्स जो होते हैं वो एक तरीके से बच्चे को कई सारे बिहेवियरल पैटर्न्स सिखाते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं, कुछ मतलब नॉर्म्स वगैरह भी सिखाते हैं। वो लगातार अपने बच्चों को ये बताते रहते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, और वो लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा व्यवहार गलत है। वो अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए रिवॉर्ड भी देते हैं। अगर कोई बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं तो उनके गार्जियन उन्हें रिवॉर्ड्स भी देते हैं। अगर वो बच्चा कुछ गलत करता है तो उसे सजा भी मिलती है ताकि उसके ऊपर एक सामाजिक कंट्रोल बना रहे और वो दोबारा उन चीज़ों को ना कर सके। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज रीइंफोर्स्ड थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो हम लोग यह कह सकते हैं
जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसे रिवार्ड्स और पनिशमेंट के सिस्टम के द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, ये टर्म मेजर पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज अनकॉन्शियस एंड कंसिस्ट ऑफ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। कई सारे पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर अनकॉन्शियस सोशलाइजेशन भी एग्जिस्ट करता है। जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है फैमिली के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कॉन्शियस ही होती है, दोनों केस एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्शियस एज वेल एज unconsciousness. The same is true of the school, where the aim of the school are explicit and are sought to be included in the classroom through textbooks. For instance, the explicit aim of the school is to teach and to help students to succeed in their examination. At the same time, the children interact or mix with other children outside the classroom. They make friends or form small groups called peer groups. मतलब बात है कि जो विद्यालय होता है वो भी एक तरीके से सामाजिकरण की प्रक्रिया में अपना भरपूर योगदान देता है। वहाँ पर बच्चे आते हैं, किताबों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं, फिर वहाँ पर वो दोस्त बनाते हैं, आगे चल के जिस सोसाइटी में वो लोग रह रहे होते हैं अपने अगल बगल के लोगों से दोस्ती करते हैं, उनसे भी कुछ चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोसेस आती है अनकॉन्शियसनेस की, तो ये socialization where the children who learn and the children from whom they learn are not conscious of or do not anticipate the consequence of their association and interaction। अगर हम लोग बात करें अनकॉन्शियसनेस सामाजिकरण की, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चा जो चीज़ें सीखता है या जिस बच्चे से वो चीज़ें सीखता है उसे ये चीज़ें नहीं पता होती कि इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, इससे मतलब जो लोग उसको देखेंगे क्या उनका इफेक्ट पड़ेगा। जैसा मान लीजिए कि कोई एक सब परिवार का बच्चा है जो मतलब सारे रूल्स फॉलो करता है, सारे नॉर्म्स को फॉलो करता है, सभी बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करता है, सारी वो चीज़ें फॉलो करता है जिससे उसको हम लोग कह सकें कि एक सभ्य लड़का है। फिर वो जब आगे चल कर के कई सारे दोस्त बनाता है तो उसमें से वो अपने दोस्ती के समय में ही दोस्तों के साथ रह करके वो मान लीजिए कि ड्रिंक करने लगता है, ठीक है, सिगरेट वगैरह पीने लगता है, तो उसे ये नहीं पता होता है कि मतलब इसके क्या मतलब आगे चल के मतलब समाज उसको कैसा कहेगी, मतलब ये चीज़ें गलत हो सकती हैं, ठीक है, उसे ये चीज़ें नहीं सिखाई गई, इसका उसको पनिशमेंट मिलेगा। जब ये सारी चीज़ें हों तो इसको हम लोग अनकॉन्शियस सोशलाइजेशन कहेंगे। मतलब कि सीधी सी बात ये है कि जब ये ना क्लियर हो कि मतलब उसका रिजल्ट क्या है, उसका एम क्या है, और वो चीज़ें सीख ले, तो उसको हम लोग अनकॉन्शियस सोशलाइजेशन कहेंगे। सीधी सी बात ये है कि कॉन्शियस में जो सिखाने वाला होता है उसको एम पता होता है, और जो अनकॉन्शियस में होता है ना सीखने वाले को ना ही सिखाने वाले को उसका कोई एम निर्धारित नहीं होता है, वो बस चीज़ों को सीख लेते हैं और करने लगते हैं। हम लोगों का जो अब टॉपिक है वो है रीसोशलाइजेशन। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसको मैं यहाँ पर समराइज कर दूंगा, एक उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दूंगा। अगर आप उससे संबंधित नोट्स चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा पॉइंट के नाम से ही, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग वहाँ पर जा करके इससे संबंधित नोट्सों को वहाँ पर देख सकते हैं और उनसे अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों बात करें अपने टॉपिक रीसोशलाइजेशन की, तो रीसोशलाइजेशन का मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस है जब किसी भी मनुष्य को या जब किसी भी इंडिविजुअल को अपने जो बिहेवियरल पैटर्न है उसमें बदलाव लाना पड़ता है। मतलब कि जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो वो पहले जो है किसी और स्थिति में जी रहा हो और कुछ समय बाद उसको किसी नई नियमों के साथ अपने जीवन का सरवाइव करना पड़े, तो वो जो एग्जाम्पल हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है, सबसे पहले तो इसमें एक विडो वाला आ जाता है, ठीक है, मैरिज वाला आ जाता है। ये एक बात हो गई मोटी मोटी रीसोशलाइजेशन की कि रीसोशलाइजेशन की होता क्या है। तो अगर बात करें इसकी डिफिनीशन की यानी कि परिभाषा की, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि रीसोशलाइजेशन is a process of altering one's behavior patterns and in the process imbibing new social values and behavior patterns। हम लोग बात करते हैं रीसोशलाइजेशन में अपने पहले टर्म की जो है कि मैरिटल रीसोशलाइजेशन।
मैराइटल जाहिर सी बात है हम लोग समझते हैं शादी से संबंधित है। रीसोशलाइजेशन को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है। तो मैराइटल रीसोशलाइजेशन में दो केस डेवलप होते हैं। यहाँ पर जो ओवरऑल मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेन रोल प्ले करता है, वो डॉटर है। ठीक है, इसमें दो केस बनते हैं। पहला एक विडो मैरिज वाला, और दूसरा शादी के बाद क्या स्थिति होती है किसी भी लड़की की। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कोई लड़की है, उसका जन्म होता है, वो अपने परिवार में अपनी लाइफ को जीना शुरू करती है, वहाँ के वैल्यूज नॉर्म्स इन सभी चीज़ों को सीखती है। और जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाती है, जब तक वो मतलब माइनर से मतलब मेजर नहीं हो जाती, जब तक उसको वोट डालने की एज नहीं हो जाती है, तब तक वो अपने मतलब घर में रहती है और उन सारे नियमों का पालन करते हुए अपने उस जीवन काल को जीती है। लेकिन जब उसकी शादी निर्धारित हो जाती है, जब उसका विवाह निर्धारित हो जाता है, तो उसे अपने पुराने घर को छोड़ करके जब अपने विवाहित घर में जाना होता है, तो वहाँ पर उसके वो सारे नियमों का भूल जाना पड़ता है और एक तरीके से नए नियमों को उसको सीखना होता है। तो ये जो एक तरीके का गैप आता है पुराने नियमों से नए नियमों के बीच में आफ्टर द मैरिज, इसी को हम लोगों ने टर्म दिया है सोशियोलॉजी में मैराइटल रीसोशलाइजेशन के नाम से। जो इसमें दूसरा दोस्तों केस था, वो था हमारा विडो वुमेन का। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी औरत शादी के बाद विधवा हो जाती है, तो उसका जो जीवन है पूरी तरीके से बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो उसे एक तरीके से अपशगुन सोसाइटी मानने लगती है, तो वो किसी भी प्रकार के सेरेमनी में या मैरिज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरी बात ये कि जितना भी उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है शादी के बाद का, वो सारी चीजें मतलब अब वो नहीं कर सकती, उतना वो श्रृंगार नहीं कर सकती। ठीक है, वो चीजें नहीं पहन सकती जो वो शादी के टाइम से पहना करती थी। ठीक है, ये सारी चीजें उसके साथ जो हो रही होती हैं, जो ये चेंज देखने को मिलता है विडो वुमेन में फ्रॉम द लाइफ ऑफ हिज मैरिज, मतलब उसके विवाह के समय काल से और जब उसके विधवा हो जाती है, इसके बीच में जो उसने जिस लाइफ को वो जी रही थी और जो विधवा होने के बाद को लाइफ को जी रही है, वो जो गैप है, ये जो सिचुएशन देखने को मिलती है, ये भी एक तरीके का मैराइटल रीसोशलाइजेशन ही दोस्तों कहलाता है। ठीक है, जो हमारा एक इसमें नेक्स्ट टर्म आता है रीसोशलाइजेशन में, उसे हम लोग एटीट्यूडनल चेंज के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग सबसे सीधी बात, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जिससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। इसमें एक एग्जाम्पल है विलेज का और एक एग्जाम्पल है शहर का। यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे गांवों में अस्पताल वगैरह होते हैं, तो वहां पर बाहर से लोग आते हैं गांवों में लोगों की सेवा करने, डॉक्टर की फॉर्म में, अगर पुलिस होती है तो इंस्पेक्टर की फॉर्म में, और भी सरकारी कार्यालयों में मतलब जिन अफसरों की तैनाती होती है, वो लोग वहां पर आकर के गांवों की सेवा करते हैं। लेकिन वो लोग जो पहले रह रहे होते हैं, वो शहरों में रह रहे होते हैं, तो उनका जो जीने का तरीका होता है एकदम विपरीत होता है गांव की तरीके से। फिर भी वो लोग यहाँ आकर के गांव को धीमे धीमे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो समय होता है, जो वो मतलब उनके चीजें लगती हैं जो उनको अडॉप्ट करने में विलेज लाइफ को, यही एटीट्यूडनल चेंज की बात करता है। इसी का जस्ट रिवर्स केस आता है हमारा। अगर कोई विलेज का बंदा शहर में जाकर के कोई जॉब करता है या शहर में जाने जाता है रहने, तो वो वहां पर हिचकिचाता है, वहां के पहले नियमों को सीखता है कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। ठीक है, क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। जिन सारी चीजों का जब उसे ज्ञान हो जाता है, तो उसकी जो सिचुएशन बनती है वो सिमिलर टू एटीट्यूडनल चेंज ही बनती है, और उसे ही हम लोग एटीट्यूडनल चेंज के नाम से जानते हैं। इसमें जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टर्म है, वो है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव सोशलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है कि दो टर्म आते हैं सोशलाइजेशन में, एक एक्सटेंसिव एक इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बाहरी तरीके से, और इंटेंसिव का मतलब होता है अंदरूनी तरीके से। जब कभी भी कोई भी सामाजिकरण इंटरनली होता है, तो उसे हम लोग इंटेंसिव सोशलाइजेशन नाम देते हैं, और जब कोई भी सामाजिकरण एक्सटेंसिवली होता है, तो हम लोग इसे
एक्सटेंसिव सोशलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्राडिक्ट की सिचुएशन डेवलप होती है जब कोई भी मतलब आदमी, जैसे जो उसके पुराने रोल होते हैं और जो उसके नए रोल उसको मिलते हैं, जब उस चीज़ों को वो अडॉप्ट नहीं कर पाता है तो उसमें एक कॉन्ट्राडिक्ट की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि कोई आदमी है, कंजर्वेटिव फैमिली से है, मतलब भारत में रहता है और वो आता है कल्चरल एनवायरनमेंट में आ जाता है, वहाँ जहाँ पर सेक्सुअल ताबूज एंड सोशल ताबूज, कई सारे मतलब ताबीज वहाँ पर उनको पहनने को मिलते हैं। जब इन सारी चीज़ों को वो देखता है तो उसका एक अलग माइंडसेट होने लगता है। कभी कभी वो मनुष्य उन चीज़ों को मतलब अडॉप्ट भी कर लेता है तो वो अपनी लाइफ को आसानी से जीता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक तरीके का मेंटल पेशेंट भी बन जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये सब चीजें जो है हमारी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव सोशलाइजेशन के अंदर ही आती हैं दोस्तों। मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे रीसोशलाइजेशन के बाद अपने नेक्स्ट टर्म की, जो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है कि सामाजिकरण तो होता है, ठीक है, रोल्स तो बदलते हैं, लेकिन कैसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की स्थिति दिख रही है। आप लोग इसको एक एग्जांपल से समझिए। मानिए कि जैसा कि होता है कि हम लोग मतलब होते हैं किसी और ग्रुप के, और कुछ समय के बाद हमारी जो स्थिति होती है वो किसी दूसरे ग्रुप की समान हो जाती है। जब हम उस दूसरे ग्रुप की चीज़ों को अडॉप्ट करने लगते हैं तो इसी को हम लोग एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गांव में एक दो क्लास होगी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो लोअर क्लास का अगर कोई आदमी मतलब उसके पास वेल्थ उसकी अच्छी हो जाती है, उसकी इनकम अच्छी हो जाती है, तो वो मतलब धीमे धीमे अपने रहने का, खाने का, पीने का सब तरीका बदलने लगता है और वो अपर स्टाइल में एक तरीके से जीने लगता है, जैसे उच्च जातियों के लोग रहते हैं और उनके ट्रेडिशंस को धीमे धीमे वो फॉलो करने लगता है। जैसे कि एक तरीके का मुंडन संस्कार जो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होता था, धीमे धीमे शूद्रों ने भी जब अपने वेल्थ को बढ़ाया तो उस ट्रेडिशन को वो लोग भी फॉलो करने लगे। तो ये सब चीजें जो है किसके अंदर आती हैं दोस्तों, ये सब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के तहत आती हैं। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन को अगर हम लोग को डिफाइन करना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन refers to the process whereby an individual or a group emulates the values, norms, and the behavior patterns of a group other than to which one belongs in anticipation of being accepted as its member। दोस्तों, जो आज का हम लोग का टॉपिक था उसे हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सामाजिकरण के टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपसे इससे संबंधित किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका हल आसानी से कर सकेंगे। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो इसे अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उसको देख करके कुछ उससे नया सीख पाएं। धन्यवाद दोस्तों।